ठीक, चलो तो आज अपन शुरुआत करने वाले सबसे पहले फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, अब आपको पहले से बेहतरीन दिखेगा। पहले ऑनलाइन सेशन में मैं सिर्फ बात करता था, तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता था मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आपको बेटर समझेगा इससे। ध्यान दो, अभी कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले आपको पता है अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है उसका जो बेस है, बेसिकली देखा जाए तो इसका बेस जो है वो है अपना प्रियम्बल। सर ये प्रियम्बल होता क्या है? बेसिकली देखा जाए तो प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? पार्ट है। मतलब सर आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि प्रियम्बल में ये लिखा है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। मतलब आपके कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है सर, तो मैं उसको कुछ कहना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अपना जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं उसकी अगर बात करूँ तो उसमें देखा जाए तो कुछ बेसिक चीज़ें लिखी गई है। फॉर एग्जाम्पल अपना इंडिया सिक्योर होना चाहिए। सिक्योर मतलब इस इंडिया में कोई भी इंसान कोई भी कल्चर को अडॉप्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ एक ही कल्चर को अडॉप्ट करना चाहिए। ये सुनो, फॉर एग्जाम्पल अपने इंडिया में अगर मैं बात करूँ, जैसे हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, सिख है, सब लोग अपने इंडिया में रहते हैं। इसका मतलब अपना इंडिया क्या है? सेक्युलर है। सेक्युलर का मतलब होता है यहाँ पे फ्रीडम है आपके पास। तो फर्स्ट बेसिक है सिक्योर। सेकेंड, अगर मैं इंडिया की बात करूँ, अपना इंडिया क्या है यहाँ पे बात करूँ तो रिपब्लिक है। अपना इंडिया डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है सर? इंडिया में अपन लोग प्राइम मिनिस्टर को चुन के देते हैं। मतलब सर जैसे अपने यहाँ पे इलेक्शंस होता है, इलेक्शन होने के बाद अपन उसमें वोटिंग करते हैं, वोटिंग होने के बाद वहाँ पे अपन प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर्स को जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीपल्स चॉइस। ये होता है दैट इज डेमोक्रेटिक, क्योंकि यहाँ पे लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सी पार्टी अपने इंडिया पर रूल करना चाहते हैं, तो इसे कहते हैं डेमोक्रेटिक। तो अपन देखा जाए तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन का ये बेस है भाई साहब, इसको आप अलग नहीं कर सकते। यू कैन नॉट सेपरेट दैट थिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, और इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यू कैन नॉट चेंज दिस स्ट्रक्चर। यू कैन सम एड पॉइंट्स और यू कैन डिलीट सम पॉइंट्स, बट विद द परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज 2/3 मेजोरिटी। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको पता है इंडिया में जितने भी लॉ पास किए जाते हैं वो कौन पास करता है? अगर मैं बात करता हूँ लॉ पास करने की, इंडिया में जितने भी लॉ पास होते हैं वो पास करता है आपकी लेजिस्लेटिव बॉडी। वो कौन पास करता है? आपका लेजिस्लेटिव बॉडी। लेजिस्लेटिव बॉडी का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट। Those people who attended my lectures offline, see my handwriting is very good. आप बोर्ड पे देखते हो ना मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब आती है, सो मेरे को इसकी आदत है, इसकी वजह से मेरी हैंडराइटिंग क्लास में कभी भी अच्छी नहीं आती है। सो आई एम यूज टू इट फॉर दैट आई बैड, सो इसलिए ऐसे अदरवाइज में हैंडराइटिंग होना चाहिए। चलो, तो लेजिस्लेटिव बॉडी, तो इंडिया में जो भी लॉ पास किए जाते हैं वो लेजिस्लेटिव बॉडी पास करती है, मतलब पार्लियामेंट है। सर मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का अपना ये बेसिक पार्ट है। क्या है बेसिक पार्ट? कि अपना इंडिया सिक्योर है, यहाँ पे कोई भी धर्म कोई भी अडॉप्ट कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो सकता। अपना इंडिया रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक है, यहाँ पे सब कुछ चलता है। सर अगर इसमें कुछ ऐड करने का है, कुछ चेंज करने का है, तो अपन इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? तो उसके लिए एक बेसिक रूल होता है कि पार्लियामेंट में जितने भी लोग होंगे उसमें से 2/3 लोगों की कंसेंट चाहिए। कितने लोगों की? 2/3। और वो भी 2/3 कौन से चाहिए पता है? दोज हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब फॉर एग्जाम्पल ध्यान रखना, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ अगर पार्लियामेंट की, उसमें 400 लोग हैं, उसमें से 100 लोग एबसेंट है सर। अगर 100 लोग एबसेंट है तो बचे कितने? 300। तो 300 का 2/3 निकालो मैं, तो कितने लोगों का कंसेंट चाहिए? 200 लोगों का कंसेंट चाहिए। अगर आपके 200 लोग ये कहते हैं कि भाई साहब हमें मंजूर है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करना चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होगा। अदरवाइज 2/3 मेजोरिटी से नीचे कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो एटलीस्ट अपने को 2/3 मेजोरिटी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने के लिए। समझा? कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होता है, उसे अपन क्या कहते हैं पता है? इसे चेंज करना है तो इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसे अपन क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी कहते हैं। ठीक है, समझो सबको कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है?
कल जाकर एग्जाम में इन केस क्वेश्चन आ गया कि अपने को कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है, हाउ कैन यू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन? तो फर्स्ट चीज 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग में। 2/3 मतलब जो प्रेजेंट एब्सेंट नहीं करने का काउंट, तो उसका वोटिंग आ जाता है, तो यू कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। बट यार अपना प्रीएम्बल को आप कॉन्स्टिट्यूशन से अलग नहीं कर सकते। प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल एक सास है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये था अपना बेसिक कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन होता है, क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, चलो फिर मैं अभी बात करना चाहता हूँ इसकी, यहाँ तक होगा, आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ आप भी लिखते जाना, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। क्योंकि क्या होगा बाद में ये नोट्स में भी ऐसा ना हो कि मैं लिखते जाऊँ आप नहीं लिख रहे हो, तो ऐसा हो जाएगा तो मुझे बता देना कि आप भी लिखते जाना मेरे साथ साथ, तो इससे फ़ायदा दोनों का होगा। सर 1 मिनट ऊपर कर दीजिए। इसकी स्क्रीन बढ़ा देता हूँ। ओके, अभी आपको बड़ी स्क्रीन दिखेगी। ओके चलो, अभी अपन एकदम डिटेल में जाएंगे। ठीक है, सब लोग ध्यान देना, आप एकदम आराम से, अपने को कोई जल्दबाज नहीं, क्योंकि इसके बेसिस पे अपन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। मैंने कहा कि सर इंडिया में लॉ पास कौन करता है? लॉ इंडिया में पास करता है दैट इज लेजिस्लेटिव बॉडी, मतलब पार्लियामेंट। बट आपको ये नहीं लगता कि कल जाके पार्लियामेंट कुछ भी लॉ पास कर सकती है? उसके ऊपर कुछ तो कंट्रोल होना चाहिए इंडिया में। अदरवाइज देखो फार्मर्स बिल आया था, एनआरसी आया था, ऐसे बहुत सारे रूल आए थे, लॉज आए थे जिसके ऊपर कंट्रोल होना इंपॉर्टेंट था। तो इंडिया में एक आर्टिकल बात करता है, एक है आपका आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 ये बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि इंडिया में अगर ऐसा कोई लॉ पास करते हो विच इज इनकंसिस्टेंट, वो क्या है? विच इज इनकंसिस्टेंट, तो ऐसे लॉ इंडिया में क्या बनते हैं? वाइड। वाइड का मतलब होता है इट इज नॉट एनफोर्सेबल इन इंडिया। किसके इनकंसिस्टेंट होना चाहिए? इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट। इंडिया में अगर ऐसे कोई भी लॉ पास हो जाता है विच इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स, दैट लॉ इज वॉइड। सर इसका मतलब आप थोड़ा मुझे एग्जांपल के थ्रू दे सकते हो? यस दे सकता हूँ, मैं आपका क्वेश्चन समझ सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ आर्टिकल 14 की। ठीक है, तो आर्टिकल 14 क्या आता है? राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 किसकी बात करता है? राइट टू इक्वालिटी। ये आपका फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? इट इज योर बेसिक राइट। ये राइट आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। याद रखना दोस्तों, ये आपका बेसिक राइट है, इसको आपको कोई नहीं छीन सकता। अभी इसका एग्जाम्पल ध्यान देना सब। फॉर एग्जाम्पल अभी कल जाके पार्लियामेंट ने ये लॉ पास कर दिया कि इंडिया में सिर्फ क्रिश्चियन लोगों को या क्रिश्चियन लोगों को सिर्फ गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। ऐसा कल जाके लॉ पास कर दिया कि आज के बाद इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट जॉब आएंगे वो सिर्फ क्रिश्चियन लोग ही जॉब ले सकते हैं, बाकी इंडिया में किसी को जॉब नहीं मिलेगा। आपको ये नहीं लगता भाई साहब कि आर्टिकल 14 के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये डिस्क्रिमिनेशन है? यहाँ पे कोई इक्वालिटी नहीं है, बिकॉज बाकी कास्ट के लिए दे आर नॉट गिविंग अ प्रेफरेंस, दे आर गिविंग अ प्रेफरेंस ओनली क्रिश्चियन पीपल। सो यहाँ पे अपने फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, ब्रेक हुआ है कि भाई साहब मुझे भी चांस चाहिए, मुझे भी गवर्नमेंट में जाना है, बिकॉज इंडिया बात करता है इक्वालिटी की। सब लोग इक्वल ट्रीट होने चाहिए, किसी को भी अपन ने अपर एंड लोअर ट्रीट नहीं करना चाहिए। ये आर्टिकल 14 कहता है। तो ध्यान रखना, अगर कल जाके पार्लियामेंट में ऐसा लॉ पास कर दिया फिर क्रिश्चियन लोगों को पहला प्रेफरेंस मिलेगा, तो आपको नहीं लगता इट इज अ वायलेशन, इट इज अ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14? यस। तो ऐसे लॉ इंडिया में क्या बन जाएंगे? वॉइड बन जाएंगे। समझो आपको आर्टिकल 13 क्या कहता है, समझो सबको। किसी को कुछ डाउट है इसमें पूछना है, यू कैन आस्क। सबको समझा अभी क्या कहा मैंने?
Yes, sir. Yes, thank you so much. Please give a reply or at least thumbs up. So at least I can understand कि आप लोगों को समझा है. Give a feedback. भले आप कुछ और कुछ काम कर रहे हो साइड बाय साइड, कोई दिक्कत नहीं, बट एटलीस्ट गिव अ फीडबैक साइड बाय साइड. चलो, या आप चैट बॉक्स में मैसेज भी डाल सकते. यू कैन ड्रॉप अ मैसेज इन द चैट बॉक्स और यू कैन गिव रिप्लाई एज वेल, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको कितना समझ आ रहा है. ठीक है, चलो, ये होगा आर्टिकल 13, ये होगा आर्टिकल 14. यहाँ पे एक आर्टिकल बताना आपको बाकी है, दैट इज आर्टिकल 12. अबे आर्टिकल 12 किसकी बात करता है पता है बच्चों? आर्टिकल 12 बात करता है स्टेट की. आर्टिकल 12 किसकी बात करता है? स्टेट की. स्टेट का मतलब क्या होता है? ध्यान. इंडिया में ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तीनों में से कोई भी एक फंडिंग करता है और कंट्रोल करता है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को अपन क्या कहेंगे? स्टेट कहेंगे. स्टेट मीन्स इट इज अ गवर्नमेंट अथॉरिटी. कोई भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या तीनों का कॉम्बिनेशन भी चलेगा. इन तीनों में से कोई भी अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करता है या फंडिंग करता है, उसको अपन स्टेट कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको पता है आप लोगों की जस्ट वन सेकंड, अभी आपको पता है कि जैसे मैं कहता हूँ पुणे यूनिवर्सिटी, आपकी पुणे यूनिवर्सिटी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, पुणे यूनिवर्सिटी को अगर स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग करता है, पैसा देता है, तो पुणे यूनिवर्सिटी स्टेट है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कल जाके स्टेट गवर्नमेंट ने ये कहा कि पुणे यूनिवर्सिटी को हम 50 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट के लिए, तो आपको पता है यहाँ पे क्राइटेरिया सेटिस्फाइड हो रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट ने फंडिंग दी. किसको फंडिंग दी? यूनिवर्सिटी को दी. तो आपकी यूनिवर्सिटी क्या बन गई? ऑटोमेटिकली स्टेट. दूसरा एग्जाम्पल, करियर लॉन्चर. करियर लॉन्चर आपका क्लास है, मेरा क्लास है. करियर लॉन्चर को स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करता है. वो ये कहता है कि हम ऐसे कहेंगे, वैसे कहेंगे, आपको फॉलो करना पड़ेगा, इस टाइम के हिसाब से आपका क्लासेस होने चाहिए. तो ऑटोमेटिकली अपना जो करियर लॉन्चर है वो क्या हो जाएगा? दैट इज अ स्टेट. वो क्या बन जाएगा? स्टेट बन जाएगा. तो समझा आपको स्टेट क्यों कहते हैं? स्टेट किसको कहते हैं? स्टेट उसी को कहेंगे जिसको स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसको कंट्रोल करता है या फंडिंग करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम स्टेट कहेंगे. सर मैंने स्टेट क्यों बताया? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना किसकी ड्यूटी है? स्टेट की ड्यूटी है. फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना किसकी ड्यूटी है भाई साहब? स्टेट की ड्यूटी है. इट इज अ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. अभी मुझे कोई बात बताओ, एक एग्जांपल बताऊं. मैं रास्ते से जा रहा हूँ, ठीक है, अभी पीएमटी पता है आपको? पीएमटी जो पुणे में बसेस होती है पीएमटी, उसमें मैं पीएमटी में एंट्री किया तो मुझे कंडक्टर ने बोला भाग ऐसे, तू नहीं आ सकता इसमें. मुझे एक बात बताओ, पीएमटी में सबको अलाउड किया, मुझे अलाउड नहीं किया. आपको नहीं लगता आर्टिकल 14 का वायलेशन हुआ है? दैट इज राइट टू इक्वालिटी. ये किसकी ड्यूटी है कि इंडिया में सबके राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए हर स्टेट में? स्टेट की ड्यूटी है. स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की ड्यूटी है कि सबको इक्वल ट्रीट होना चाहिए, किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. इसलिए आपको पता होना चाहिए स्टेट कौन होता है. वो स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, वो कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, उसे आप स्टेट कहो. ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की. कल जाके आप LIC में जॉब किया आप लोगों ने, फॉर एग्जाम्पल आप में से बहुत सारे लोगों को LIC में जॉब लग रहा है. अब LIC इज अ गवर्नमेंट बॉडी, यस और नो? कल जाके LIC ने ये कहा कि अभी यहाँ पे सिर्फ एक स्पेसिफिक कास्ट को ही हम खाना देंगे, बाकी कास्ट को हम खाना नहीं देंगे.
अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं LIC की बात को, LIC गवर्नमेंट बॉडी, इसका मतलब LIC स्टेट है, तो कल जाके LIC अगर हमें एक ही टाइम खाना देती है एक ही कास्ट को, तो इट इज़ अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14। एंड ये किसकी ड्यूटी है इसको प्रोटेक्ट करना? LIC की ड्यूटी है, बिकॉज यहाँ पे LIC आपकी स्टेट है। तो समझा स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है? कैन वी प्रोसीड फर्दर? समझा? यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। चलो मेरे साथ लिखते जाने का आप भी, हाँ, तो आपको भी आपके पास नोट्स रहेगी, क्योंकि बुक में बहुत पढ़ा दिया है विच इज अननेसेसरी चीज़ें। अब जिसके बेसिस पे अपन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो बात करता है आर्टिकल 19। अबे आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 बात कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये किसकी बात करता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सर इसका मतलब क्या होता है कि इंडिया में जितने भी लोग हैं वो कुछ भी कह सकते हैं। कुछ भी का मतलब, अब मैं आपके सामने ये बड़बड़ कर रहा हूँ, ये मुझे किसने राइट दिया है? दैट इज आर्टिकल 19। बच्चों आप मुझे क्वेश्चन पूछते हो सर मेरे को ये डाउट है, मेरे को वो डाउट है, या आप कौन सा आर्टिकल के हिसाब से बोलते हो? दैट इज आर्टिकल 19, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप इंडिया में खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप आपके भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकते हो, आप स्पीच दे सकते हो। ये आर्टिकल 19 कहता है कि इंडिया में हर व्यक्ति को कहने का अधिकार है। किसी इंसान को आप रोक नहीं सकते कि भाई साहब नहीं नहीं तू ये नहीं कह सकता, नो। क्योंकि आप कैसे बताओगे कि मैं जो बोलने वाला हूं वो गलत है? यस, एनी डाउट? नो सर। कुछ डाउट है? जाहिर है ना? ओके, सो आर्टिकल 19 क्या कहता है? इट इज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप इंडिया में आपको खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट याद रखना अगर मुझे बोलने का अधिकार है तो मैं ऐसे ही बोलूंगा जो सामने वाले को अफेक्ट नहीं होना चाहिए। नहीं तो मेरे को अगर राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, तो सामने वाले को भी राइट है। मतलब सर फॉर एग्जाम्पल अगर ये बंदा मैं हूं, फॉर एग्जाम्पल ये मैं हूं फॉर एग्जाम्पल, अब मैं कुछ कहता हूं किसी एक्स इंसान के बारे में। एक्स मतलब इट इज अ पर्सन, ठीक है, मुझे पता है। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल मैं तो कुछ चीजें एक्स के बारे में कहता हूं, तो याद रखना अगर मुझे एक्स के बारे में कहने का अधिकार है, तो आपको नहीं लगता एक्स को भी मेरे बारे में कुछ कहने का अधिकार है? तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपके पास राइट है ना, तो सामने वाले के पास भी राइट है। तो आप राइट उतना ही एक्सरसाइज करो कि सामने वाले को अफेक्ट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज सामने वाले के पास भी राइट है। ये याद रखना बच्चों। सो इसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बट याद रखना इसमें टोटल 6 राइट्स आते हैं। इसमें टोटल कितने राइट्स आते हैं बच्चों? इसमें टोटल 6 राइट्स आते हैं। अपन एक एक डिस्कस करते हैं, ध्यान रखना। सबसे पहले आपको फर्स्ट राइट आता है, दैट इज मूव। आप इंडिया में कहीं पे भी जा सकते हो। भाई साहब मुझे तो कल जाके उड़ीसा जाना है, वेस्ट बंगाल जाना है, मुझे महाराष्ट्र में जाना है, मुझे कर्नाटका में जाना है, मुझे तेलंगाना में जाना है, मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ। आई हैव द राइट टू मूव इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। सेकेंड होता है रिसाइड। मैं इंडिया में कहीं पे भी रह सकता हूँ। कल मुझे लगता है कि मुझे महाराष्ट्र में जाके रहना है तो रह सकता हूँ, मुझे उड़ीसा में जाना है तो उड़ीसा में भी जाके रह सकता हूँ। आई हैव द राइट्स टू सेटल एनी पार्ट ऑफ इंडिया। थर्ड होता है टू फॉर्म एसोसिएशन। मैं इंडिया में एसोसिएशन फॉर्म कर सकता हूँ। वो होता है ना, आते ना रास्ते पे, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, दैट इज ट्रेड यूनियन। आप फॉर्म कर सकते हैं एसोसिएशन। फॉर एग्जाम्पल कल जाके आप ये कह सकते हैं कलर लॉन्चर हमको चाय नहीं पिलाता। आप लोगों का ये इशू है कि सर कलर लॉन्चर हमको चाय नहीं देता, तो आप क्या कर सकते हो? आप एसोसिएशन बना के कलर लॉन्चर के अगेंस्ट बोल सकते हो, हमारी मांगे पूरी करो, हमको चाय चाहिए। चाय पानी की सोए हो, कलर लॉन्चर की जय हो।
आप ऐसे एसोसिएशन बना के कर सकते हैं, बट विदाउट आर्म्स। विदाउट आर्म्स मतलब बंदूक बंदूक लेके जाओगे और बोलोगे हमें तो राइट दिया फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19, हम कल भी बंदूक लेके जा सकते हैं। नहीं, यू कैन फॉर्म एसोसिएशन बट विदाउट एनी आर्म्स। आप कोई बंदूक या ऐसी चीज लेके नहीं जा सकते। फिर आता है राइट टू प्रोफेस एनी बिजनेस। राइट टू प्रोफेस एनी बिजनेस। आप इंडिया में कोई भी बिजनेस अडॉप्ट कर सकते हैं। कहीं जाके मैं दूध बेच सकता हूँ, मैं चाय बेच सकता हूँ, मैं ट्रैवलिंग का बिजनेस कर सकता हूँ, मैं चाहे मेरे दिल को जो लेगा मैं वो बिजनेस कर सकता हूँ। मुझे इंडिया में कोई रोक नहीं सकता। इसलिए तो अपने इंडिया में देखो कितने लोग कुछ भी बिजनेस करते हैं, दे डजंट हैव एनी अथॉरिटी और दे डजंट हैव एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन दैट। तो आप इंडिया में कुछ भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है आप कोई भी धर्म को अडॉप्ट कर सकते हैं। आपको जो चाहिए वो रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। मैं क्रिश्चियन भी बन सकता हूँ, मैं हिंदू भी बन सकता हूँ, मैं मुस्लिम बन सकता हूँ, मैं मारवाड़ी बन सकता हूँ, मैं सब कुछ बन सकता हूँ। आई हैव द राइट्स। तो ये होता है आपका आर्टिकल 19। इसमें अभी एक नया आर्टिकल ऐड किया था, एक नया अमेंडमेंट हुआ था 19(1)(a) में। वो होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट बॉडी है उस गवर्नमेंट बॉडी से आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हो भाई साहब। यू हैव द राइट टू आस्क द इंफॉर्मेशन इन एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी इन इंडिया, दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन। बिकॉज इफ आई एम पेइंग अ टैक्स टू द गवर्नमेंट, सो आई हैव द राइट to get the information about the any policies in India that which can be give information to the citizens। तो ये मेरा राइट है, मैं इनको पूछ सकता हूँ मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, बट वो गवर्नमेंट बॉडी होनी चाहिए। और गवर्नमेंट बॉडी मतलब कौन सी बॉडी? जिसको आर्टिकल 12 में आता है स्टेट, जिसको स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कंट्रोल करता है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को अपन स्टेट कहते हैं। तो इनसे आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हो भाई साहब। ये अभी नया आर्टिकल इसमें ऐड किया था, दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन। तो समझा सब लोगों को आर्टिकल 19 क्या कहता है। और दूसरी वन क्वेश्चन सर, आर्टिकल 19 सिर्फ किसको अवेलेबल है पता है? दैट इज अवेलेबल टू सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली। मतलब इंडिया का ही इंसान कुछ भी बोल सकता है, नहीं तो कल जाके फॉरेनर्स आएंगे और इंडिया कहेंगे इंडिया इज नॉट गुड, ऐसा वैसा वैसा बोल के जाएंगे, तो अपन थोड़ी सुन के लेंगे। तो ये बोलने का अधिकार है ना आर्टिकल 19 में जो दिया है, वो सिर्फ इंडियंस को है, फॉरेनर्स को नहीं है। समझा? और दूसरी चीज याद रखना। सर आई हैव वन क्वेश्चन सर। क्या हुआ? आई हैव अ क्वेश्चन सर। हाँ, जस्ट 1 सेकंड, 1 सेकंड में कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, देन यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। ओके सर। तो क्या कहा था मैं? हाँ, ओनली सिटीजन्स के लिए अलाउड है, फॉरेनर्स के लिए अलाउड नहीं है राइट्स। दूसरी चीज याद रखना सर, आपने कहा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मैं कुछ भी कह सकता हूँ। कुछ भी का मतलब क्या पता है? देयर आर द सम रिस्ट्रिक्शंस। याद रखना, आपके जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं ना इंडिया में, जितने भी फंडामेंटल राइट्स, वो एब्सोल्यूट नहीं है। वो एब्सोल्यूट नहीं है। इसका मतलब उसके ऊपर सम रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, और रिस्ट्रिक्शन टेम्पररी होने चाहिए। इसका एग्जांपल समझना होगा। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। अभी बीच में छत्रपति शिवाजी महाराज का इशू चल रहा था, कर्नाटक या तेलंगाना में चल रहा था कि शिवाजी महाराज का फोटो अगर आप गाड़ी पर लगाते तो आपको एंट्री नहीं थी। तेलंगाना या साउथ में कहीं तो ऐसे चल रहा था। उनके वो बालाजी मंदिर में अगर आप जाते हो गाड़ी लेके, अगर आपकी गाड़ी पे छत्रपति शिवाजी महाराज का फोटो है तो आपको अलाउ नहीं करते। कुछ तो मैटर चल रहा था अभी बीच में। अभी फॉर एग्जाम्पल कर्नाटक एंड महाराष्ट्र दोनों का बहुत झगड़ा चल रहा है। ऐसा ना हुआ, अपना इंडिया अच्छे रहने से। बट एग्जाम्पल, इंडिया और कर्नाटक का बहुत झगड़ा चल रहा है, एक दूसरे को पत्थर मारे, मराठी मांस को मारे, वो भी उदय के लोगों को मारे, सब इशू चल रहा है। अब सर आपने कहा था कि राइट टू मूव, आर्टिकल 19 में क्या कहा है मैंने? राइट टू मूव। आप इंडिया में कहीं पे भी जा सकते हो। बट अभी के टाइम पे देखो तो मैं अभी दंगे फसाद चल रहे जिसके बीच में महाराष्ट्र और कर्नाटक, तो मैं ये राइट्स को एक्सरसाइज नहीं कर सकता अभी, क्योंकि मैं अगर कर्नाटक में जाऊंगा तो मैं मर्डर होगा ही मेरा उधर, तो गवर्नमेंट मुझे अलाउ नहीं करेगा। तो ध्यान रखना,
आपका ये राइट होता है ना, ये हमेशा के लिए नहीं होता, इसमें कभी कभी रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल कोरोना है, अगर मुझे कोरोना के टाइम पे कोरोना हुआ था तो मुझे कहीं जा नहीं सकता था मैं किसी स्टेट में, तो मेरा जो फंडामेंटल राइट्स है ना, राइट टू मूव, मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाता था, क्योंकि देयर आर सम पब्लिक रिस्ट्रिक्शंस, देयर आर सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ध्यान रखना। तो वो रीजनेबल है, अलाउड है। फॉर एग्जाम्पल कोरोना हुआ फिर आपको नहीं जाने देंगे कई स्टेट में, दैट इज फाइन। बट अगर उन्होंने ये कहा कि आपको कोरोना हुआ है ना, आप जिंदगी भर किसी स्टेट में नहीं जा सकते, दैट इज नॉट अलाउड। जब भी आप किसी को रिस्ट्रिक्ट करते हो ना, तो याद रखना वो मेंशन करना चाहिए कितने टाइम के लिए नहीं जा सकता। दूसरा एग्जांपल इधर आना, जब हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था 1992 में, उस टाइम पे कोई भी पिक्चर नहीं आई थी हर्षद मेहता के ऊपर, क्योंकि उस टाइम पे अगर कोई पिक्चर प्रोड्यूस करता ना हर्षद मेहता पे, तो वो आइडिया आ जाती कि फ्रॉड कैसे करना है, स्कैम कैसे करना है। तो गवर्नमेंट ने टेम्पररी परमिशन नहीं दी, उनको मेंशन किया था कि आपको परमिशन कुछ साल के बाद या कुछ महीने के बाद मिलेगी। अभी देखो रिसेंटली हर्षद मेहता के ऊपर सीरीज आई, वेब सीरीज आई, बहुत सारी चीजें हुई, उसके ऊपर पिक्चर भी आया। ये कब आया? कुछ महीने के बाद। तो याद रखना आपके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कभी कभी रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं। इसमें से एक, जैसे एक है राइट टू मूव, मैं इंडिया में कहीं भी घूम सकता हूँ, कभी कभी उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ सकता है, बट वो रिस्ट्रिक्शन टेम्पररी होना चाहिए, परमानेंट के लिए नहीं होना चाहिए, वो मेंशन होना चाहिए। ठीक है, जिस 1 सेकंड में फैन बंद करता हूँ मुझे आवाज सुनाई देगा, आपके क्वेश्चन पूछूंगा। Yes, those who have the doubts, please ask. So I have a question about right to information. Yes, yes. As you previously told, sir, that right to information is applicable on the state if anyone is controlled, means any institution controlled by the government. Yes. But I would like to ask, like, is it so? Like, it's only applicable on the state, or it is applicable on the private organizations also? नो नो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हैव देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू देम। वी आर नॉट आस्किंग फॉर द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की प्राइवेसी होती है, वी कैन नॉट ब्रेक देयर प्राइवेसी कि आपका कैसा है, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। जनरली राइट टू इन्फॉर्मेशन में व्हाट इन्फॉर्मेशन वी आस्क फ्रॉम द गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल इस साल का प्रॉफिट कितना है, या कोई प्रोजेक्ट किया था उस प्रोजेक्ट के ऊपर कितना खर्चा आया, या पुणे में मेट्रो है, मेट्रो के ऊपर कितना खर्चा है। We can ask the report from that, we can get information from them, because they are representing the public and public are paying a tax to the government, so public has the authority to ask the government what is the development, what is the growth, but they cannot ask to the private organization because private organization cannot represent to the public. Yes, got it, sir. Thank you. You're welcome. So anyone other than that have a question? You can ask me freely, no problem. तो मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर करता हूँ, किसी को अगर डाउट नहीं है सो आई कैन शेयर द शीट विथ यू। तो सब क्या सब लोग शीट शेयर करना, जस्ट 1 सेकेंड। चलो, तो जस्ट रीड दिस पैसेज। Sir, can you share this sheet with us? Okay, I can show you in the chat box as well. Okay. Yes, sir. I'll send it in WhatsApp group.
I just look up in the man chat box. Just check this. मिली सबको? चलो आपको मिल गया ना सबको? Yes, sir. Okay, just solve it. First question, so we can share the answer.
ओके, ऋतुजा का आंसर आ चुका है ऋतुराज। ओके ओके, ऋतुराज का आंसर आ चुका है, बाकी लोगों का आंसर। चलो, हो गया सबका आंसर सॉल्व करके। सिर्फ ऋतुराज का ही आंसर है। प्लीज गिव अदर स्टूडेंट एज वेल आंसर द चैट बॉक्स पर्सनली, सो आई कैन अंडरस्टैंड आपको कितना समझ आया। ओके ओके, चलो तो मैं आपके साथ बाकी लोग एक्टिव नहीं है जितना। ऐश्वर्या नहीं, अर्पिता नहीं, आयुषी नहीं, जादित्य, कुणाल, महक, ओम, प्रिया, ऋतुराज, आप कितने लोग हो? इतने ही लोग सिर्फ आंसर्स दे रहे, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ कितने लोगों ने आंसर दिया है पता है? ऋतुराज नहीं दिया है बस। बाकी लोग क्यों नहीं आंसर दे रहे? ऐश्वर्या, अर्पिता, आयुषी, जादित्य, कुणाल, महक, ओम, प्रिया। ओके, बी। ओके ओके, चलो तो बाकी लोग आंसर ही दे रहे, माइट भी बिजी होंगे फिर। चलो लेट्स स्टार्ट आपकी परमिशन के हिसाब से। तो देखो कैसे सॉल्व करने का सबसे पहले फर्स्ट चीज याद रखना, ऑलवेज प्रिंसिपल इज ऑलवेज राइट। तो जज मत करना कि प्रिंसिपल माइट भी गलत हो सकता है, ऐसा हो सकता है, नहीं। प्रिंसिपल इज ऑलवेज राइट, दे आर गिविंग द सिचुएशन फैक्ट्स and you are giving, and that they are also giving the principles, so on the basis of principle you should solve the facts। ठीक है, अभी फैक्ट्स में क्या लिखा है, लेट्स सी। चलो स्टार्ट करते विथ योर ऑल द परमिशन, थैंक यू सो मच। चलो देखते हैं। इन द लाइट ऑफ रिसेंट स्कैम रिगार्डिंग करप्शन,
JS decided to make a documentary film. JS कोई बंदा होगा, documentary film exposing the politician and corporation involved in this scam. During the filming of this film, JS came across several documents that prove that officers of the technical wing of Indian police had purchased substandard intelligence gathering equipment on inflated rates and had received illegal commissions. Okay. अभी एक बंदा है जिसको पूरी इंफॉर्मेशन उसको पता है कि इन्होंने स्कैम किया है, इनके पास इतना डेटा है कि ये बता सकता है कि किसी लोगों ने कितना पैसा लिया है, कितना पैसा लोगों ने इतना करप्शन किया है, इसको पता है और ये चाहता है कि उसके ऊपर फिल्म बनाए। चलो तो देखते हैं। द सेंसर बोर्ड रिफ्यूज टू गिव सर्टिफिकेट फॉर पब्लिक एग्जीबिशन ऑफ दिस फिल्म। सेंसर बोर्ड ने कहा नहीं भाई साहब ऐसा नहीं हो सकता। जेएस चैलेंज दिस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। अभी सबसे याद है ना यहाँ पे लाइन क्या मेंशन किया वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ऑलरेडी कहा था कि रिस्ट्रिक्शन टेम्पररी होने चाहिए नॉट परमानेंट। क्या यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन किया 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, ऐसा कुछ मेंशन किया है क्या? नो सर। तो सी देखो क्या लिखा है, जेएस अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा था कि सेंसर बोर्ड रिफ्यूज टू गिव सर्टिफिकेट फॉर पब्लिक एग्जीबिशन ऑफ दिस फिल्म। मतलब परमिशन ही नहीं दिया उन्होंने। भाई साहब तो बोले तो सही कितने महीने के लिए, कितने टाइम के लिए, दे आर नॉट मेंशनिंग दैट। चलो लेट्स सी आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल क्या कहता है, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ओके, reasonable restrictions can be imposed on this freedom in the interest of national security, decency, morality of defamation। ये मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, ठीक है। अभी any restriction that is perpetual in nature or permanently takes away freedom is not a reasonable restrictions। तो परमानेंट के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन अपने ऊपर नहीं डाल सकता। चलो लेट्स सी ऑप्शंस में देखते हैं कौन सा ऑप्शन इज राइट। अभी जेएस ने जो चैलेंज किया है वेदर इट इज राइट, उसने चैलेंज किया कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है सही नहीं है, ऐसा जेएस का कहना है उस बंदे का। देखो क्या कहते हैं, पब्लिक knowledge of the fact that Indian police and intelligence agencies have substandard equipment is severely dangerous to national security and can jeopardize securities of several state, secret and high public officials. The ban is valid and should be upheld। नहीं भाई साहब, यह आंसर बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। गलती हमारी थोड़ी है। if I am giving the information to the public, आपकी ड्यूटी है, इट्स पुलिस ड्यूटी to maintain all the equipment in very high standard। अगर वो मेंटेन नहीं करते तो अपन थोड़ी छुपाएंगे। whatever information we have we can produce। फॉर एग्जाम्पल 1 साल के बाद अगर मैं 2 साल का पहला वाला मैटर आज बता दूं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इट डजंट मेक सेंस, इट डजंट मेक सो मच apprehension or it doesn't so much damages on the public। it already has been some years ago, the incident has been happened, so we are producing the film। हर्षद मेहता स्कैम अब प्रोड्यूस हुआ है ना, हर्षद मेहता के ऊपर पिक्चर भी आई, वेब सीरीज भी आई। हर्षद मेहता ने शेयर मार्केट के ऊपर कितना बड़ा स्कैम किया था, कितना पैसे कमाए थे, लाखों करोड़ रुपए। तो आज उसके ऊपर फिल्म आई ना, तो रेस्ट्रिक्शंस दिए थे ना थोड़े टेम्पररी बेसिस पे। उसके बाद भी पिक्चर आया था हर्षद मेहता का 1993 में, 92 में ही पिक्चर आया था। तो ऐसा थोड़ी है आप कि हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाल दोगे आप, द बैन इज वैलिड। नो, द बैन इज नॉट वैलिड बिकॉज दे आर नॉट मेंशनिंग द टाइम। सेकेंड, the censor board refusal is only temporary as the moment the security threat of substandard equipment is neutralized, the film may be exhibited again। Thus this is a reasonable restriction। No, it is not a reasonable restriction because मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था अगर कोई इंसान रिस्ट्रिक्शन डालता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे महाराष्ट्र से कर्नाटक जाना है, दंगे फसाद चालू, मैंने एप्लीकेशन दिया, उन्होंने बोला नहीं आप नहीं जा सकते 1 महीने के लिए, दैट इज फाइन, दैट इज वैलिड रिस्ट्रिक्शंस। मैं 1 महीने के लिए नहीं जा सकता, बट अब उन्होंने ये कहा कि आप नहीं जा सकते उधर। भाई साहब, यू आर डिनाइंग माय फंडामेंटल राइट्स, यू आर नॉट अलाउइंग मी टू गो आउट ऑफ द महाराष्ट्र, सो दैट इज फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। तो यार ना यू शुड मेंशन ऑलवेज अ टाइम बिकॉज रिस्ट्रिक्शंस ऑलवेज टेम्पररी होने चाहिए, नॉट परमानेंट। सी में क्या लिखा है, द सेंसर बोर्ड रिफ्यूजल मस्ट बी स्ट्रक डाउन as it permanently deprives JS of publicly exhibiting his film। The film has a serious message and JS has the right to convey this message। Yes, it is right। So ये स्ट्रक डाउन करना चाहिए उनका। और मे बी इससे 2 चांसेस हो सकते हैं। हाउ कैन यू से दैट इट इज अ बैड मैसेज? हाउ कैन यू से दैट ये बैड मैसेज है? बिकॉज अगर उन्होंने ये पिक्चर बना भी दी तो फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि दिस इंफॉर्मेशन माइट बी गिव अ गुड इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक। ऐसा भी हो सकता माइट बी, व्हाई वी आर थिंकिंग दैट कि इससे बैड मैसेज ही पब्लिक को जा सकता है, मे बी इसमें गुड मैसेज भी जा सकता है।
So you cannot decide before publishing any statement in the public कि ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए. माइट भी इससे पता चलेगा कि पुलिस ऑफिसर को क्या करना चाहिए और कितनी इंप्रूवमेंट करना चाहिए. So you cannot impose any person on the permanently basis. You can impose some restrictions, but that is temporary nature. तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? द आंसर शुड बी सी. आपका आंसर सी आना चाहिए इसमें. चलो समझा सबको. अभी आप बोलोगे सर डी क्यों नहीं आता? डी में भी उन्होंने बोला जीएस शुड बी अलाउड टू शो हिज फिल्म इन पब्लिक एज द पब्लिक हैज एवरी राइट टू नो दैट corrupt government officials are appropriating public money for private gains while jeopardizing the security. Whether they are mentioning the reason about the restrictions in this answer, no. Because C में क्या किया है? C में आपको reasons mention किया है कि they are imposing some restrictions on the public that is permanent nature, which is void. That is the main reason that which is mentioned in the option C. So your option should be C. सबको समझा? किसी को डाउट है, किसी को कुछ पूछना है, यू कैन आस्क. समझा सबको? एनी डाउट? ऐश्वर्या, ओम, कुणाल, जयिता, मेहक, अर्पिता. No, sir. Clear. Sir. Okay, good. At least give some reply. I can understand. Okay, and use headphones. Sure. अभी देखो ना बेटा, कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मैंने कहा आपको कि आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी है. इंडिया में सबको इक्वल ट्रीट होना चाहिए. दैट इज फाइन, दैट इज ऑलरेडी फाइन. बट कभी कभी किन लोगों को अनइक्वल ट्रीट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन. उसका एग्जाम्पल मैं. फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जामिनेशन के लिए जा रहा हूँ पेपर लिखने के लिए. मेरा दोस्त है, उसका एक्सीडेंट हो चुका है, तो उसको राइटर दिया है पुणे यूनिवर्सिटी में. क्या दिया? राइटर. मतलब वो हैंडीकैप है, वो लिख नहीं सकता. तो यूनिवर्सिटी इज अलाउड टू द पीपल हु आर नॉट एबल टू राइट द आंसर, दे आर गिविंग द राइटर टू दैट सच हैंडीकैप पर्सन. तो मेरे दोस्त के साथ राइटर आता है एग्जामिनेशन की, वो लिखता है जो कहता है हैंडीकैप पर्सन, वो लिखता है वैसे. राइटर्स अलाउड किया जाता है. तो क्या आप ये कह सकते हैं कि ऐसा ये तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ? बिकॉज मुझे तो एक ही अकेला पेपर लिख रहा हूँ मैं, एक ही माइंड है मेरा, उनको तो दो माइंड से, दो पर्सन से आंसर लिखने वाले. सो आपको नहीं लगता इट इज अ डिस्क्रिमिनेशन? नो, इट इज नॉट अ डिस्क्रिमिनेशन. इट इज अ classification. It is a reasonable classification because I am belonging to the different class and the person who is handicapped is belonging to the different class. So there is a reasonable classification that is allowed. It is not a discrimination. Still we both are the unequal are treating as equal under Article 14. Second example, in case I am belonging to the backward category and you are from the open category. So whenever we go to the admissions, so college has charged from me some 5,000 rupees for the MBA. Only 5,000 rupees from me for the MBA first year course fees because I am belonging to the backward category. And 1 lakh rupees has been charged from you because you are belonging to the open category. So you said that, sir, Article 14 is a right to equality. It is a discrimination. It is a violation of fundamental rights. Both people are not treating as equal. So it is a violation of fundamental rights. I can say no. It is not a violation of fundamental rights because I am belonging to the backward category. I don't have any money to get the education. You have the money. You are belonging to the open category. So we are not equal. And when both are not equal, in this case you can discriminate. You can classify. Both are the not equal and you can do some concession, some scholarship, so that is fine. That is not a discrimination. Am I right? सबको समझा? But there should be a reason. Without reason you cannot discriminate. For example, मैं and ऋतुराज दोनों एग्जाम के लिए जा रहे हैं. Both are equal. हम दोनों ओपन कैटेगरी से है, दोनों होशियार है. बट मेरे चाचा पहचान वाले हैं. चाचा ने कहा, अरे अक्षय क्या बात है, एग्जाम दिया है?
मैं तेरे को 5 मिनट पहले पेपर देता हूँ, और जो मेरा दोस्त है उसको 5 मिनट लेट पेपर मिलेगा। यहाँ पे आप कह सकते हो इट इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन, बिकॉज यहीं पे कोई क्लास नहीं है, बोथ आर द इक्वल, देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन द टू क्लास, because we are belonging to the same category, same preference, all the things are the same. But here, my friend is get discriminated. That is discrimination, which is not allowed in India. समझा सब लोगों को? Yes, sir. चलो, तो on the basis of that, you can solve the second question, and I hope second question should be a right answer. Otherwise, I will get a suicide. I just kidding. So, second question. ओके, ओम का आंसर आ चुका है। चलो, तो दिस टाइम आंसर्स बहुत सारे लोग आ चुके हैं। लेट्स सी किसने किसने आंसर दिया है। ओम का आंसर आ चुका है, ऋतुजा का, कुणाल का, प्रिया का। ओके, लेट्स सी। चलो, विद योर परमिशन वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। एंड मैंने आपको आर्टिकल 12 पहले डिफाइन किया था, व्हाट इज मीन बाय आर्टिकल 12। एंड एवरी आर्टिकल 12, वट एवर द डेफिनेशन इन द आर्टिकल 12 स्टेट, तो एवरी स्टेट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी
to give the information to the public. They cannot deny to the public any information which has been raised by the any public in India. I already told you that under Article 12. ठीक है, ओके स्टार्ट. तो आपको अभी भी आंसर चेंज करना है, तो यू माइट बी चेंज योर आंसर if you want to change your answer. ये आंसर चेंज करना है. चलो अभी सॉल्व करते हैं. The representation of people acts provided that any person standing for any election to a public office is required furnish his educational information. For example, कोई भी कैंडिडेट को अगर इलेक्शन में खड़ा होना है तो he should give all information to the public or to the authority as well. जैसे इलेक्शन कमिश्नर होता है ना, वहाँ पे जाते फॉर्म भरने के लिए, तो जब फॉर्म भरती है इलेक्शन का तब उसके टाइम आपको सब आपकी प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन यू शुड मेंशन ऑल द इन्फॉर्मेशन टू द सच इलेक्शन कमिश्नर. ओके. रामपाल एक रामपाल करके बंदा है जो इलेक्शन के लिए खड़ा हो चुका है. ठीक है, तो सोमनाथ की कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए. सोमनाथ ये कहता है कि क्या उसने उस केस में केस फाइल किया है, क्या मतलब मैंने उसके अगेंस्ट केस फाइल किया है, क्या उसने रिपोर्ट में ऐसा केस फाइल किया है कि मेरे केस उसके अगेंस्ट अभी चल रही है, ऐसा कुछ मेंशन किया है क्या. सो ही सॉट सम इन्फॉर्मेशन, ही वांट सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इलेक्शन कमिश्नर कि रामपाल के इसमें क्या ऐसे कुछ चीजें मेंशन है, आई वांट टू गेट द इन्फॉर्मेशन. इलेक्शन कमिश्नर को पूछा उसने, इलेक्शन कमिश्नर डिनाइड. अब आपको पता है इलेक्शन कमिश्नर कम्स अंडर द गवर्नमेंट बिकॉज गवर्नमेंट इज कंट्रोलिंग द इलेक्शन कमिश्नर and election commission is state under article 12. So it is a duty of the state to give information to the Somnath. So what would be your answer अभी भी लोगों का क्या आंसर है. ऑप्शन बी. ऑप्शन सी होना चाहिए, डी. Why D? Because Somnath shall succeed. Standing for public office is a public act and antecedent of the candidate. Antecedent का मतलब होता है information of the candidate standing for such office are learned information that seeker under the seeker's right to information. याद रखना, the person who is asking the. But sir, one question, sir. Yes. So as that mentioned in the para here, like the Representation of People Act provide that any person standing for an election to public office is required to furnish all the relevant information, like the qualification, profession, source, income, and total asset only. There is a word only, sir. So how it can be asking for the criminal charges and that? This one's very just income and total asset. Yeah. So see, there is qualification, profession, source of income, and total asset only. See, what the thing is that whenever you give a passage, you just think from the whatever they are giving the fact in the passage. अब in the practical scenario, you should give information about your criminal background as well. कि मैंने किसी का मर्डर किया है या नहीं केसेस कोई पेंडिंग है मेरे अगेंस्ट में. मैं जस्ट एग्जांपल दूंगा, मैंने किसी का मर्डर किया, आई एम जस्ट गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट माई सेल्फ. मैं इलेक्शन के लिए खड़ा हूँ तो मुझे हर कोई इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है. मैंने मर्डर किया, किसकी जेल हुई, कब मुझे कुछ हुआ है, कितने मेरे ऊपर केस दर्ज है, वो सब कुछ देना पड़ता है. But whenever you are solving any passage in the question paper ना, so focus on that fact only. अगर आप assumption करते हो, if you are getting the assumption and like कैसा हो सकता है, no, जितना ये might be ऐसा mention कर सकता है कहीं जाके कि qualification only, so उसके बेसिस पे आपको solve करना है. जो दिए जाता है facts उसी को consider करते हुए आपको solve करना है. तो might be इसमें criminals information भी देनी पड़ती है, but वही कह रहा हूँ मैं कि यहाँ पे पैसेज आपको वैसा दिया तो यू कैन सॉल्व अकॉर्डिंग टू दैट, जितना दिया उसके बेसिस आपको सॉल्व करना है. ठीक है, बट जनरली उसको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है क्रिमिनल के साथ. Yes, sir. Same question but there is a different answer might be, so you can solve this.
Sir, take up. क्या आंसर सबका? चलो होगा सबको सॉल्व करके? इधर गणपति का थोड़ा आवाज आएगा आपको, या इस जगह पे ही है गणपति से कुछ चालू हो सही जगह पे, तो जस्ट फोकस ऑन ओके। क्लियर आंसर आ चुका है। ओके, कुणाल का भी आंसर आ चुका है। चलो नहीं सर, वो लास्ट क्वेश्चन का था। अच्छा ओके, सॉल्व जस्ट लेट मी नो व्हाट्स सिचुएशन। सर ऊपर लो ना थोड़ा। चलो लेट्स सी। ओके ऋतुजा, ओके लेट्स सी, चलो डिस्कस करते हैं क्या है सिचुएशन। लेट्स अंडरस्टैंड। The Representation of People Act provided that any person standing for any election to a public office is required to furnish all information to the Election Commission, and any voters can seek this information from the Election Commission office. Okay, R stand for election to local MLA seat. S got to know through an application to the Election Commission officer that R was acquitted by a criminal case in a murder case. S seek further information from R regarding his communication with the defense counsel in that murder case. भाई साहब अभी एस ने क्या इन्फॉर्मेशन मांगी और किससे मांगी वो इंपॉर्टेंट है। ऊपर दिया इलेक्शन कमीशन से मांग सकता है, बट नीचे देखना क्या इन्फॉर्मेशन मांगी। एस गॉट टू नो थ्रू an application to the election commission office that R was acquitted by criminal court in a murder case. S seeks further information
from R regarding his communication with his defense counsel in that murder case. अब मुझे एक सिंपल आंसर दो. मैं कैंडिडेट हूँ, मैं इलेक्शन के लिए खड़ा हूँ, मैं इलेक्शन कमीशन के पास गया, रिपोर्ट ये मेरा रिपोर्ट है, क्वालिफिकेशन, क्रिमिनल बैकग्राउंड, ये सब कुछ दे दिया है. अब इस दिस इंफॉर्मेशन इज अ पब्लिक इंफॉर्मेशन, एनी पर्सन कैन गेट सच इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कैंडिडेट. मेरी इंफॉर्मेशन कोई भी ले सकता है इलेक्शन कमीशन से. बट भाई साहब जब मेरी कोर्ट में केस चल रही था ना, द कन्वर्सेशन, द डिफेंस between advocate and me is private. No one can ask what defense I produce, what defense, what statement I give to my advocate, because the conversation between the advocate and client should be private. Advocate is not a public. Let's see. S6 further information from R regarding his communication with his defense counsel in that murder case. The information is denied. S challenge this denial. Can S obtain this information? So that answer would be whatever I'll say to his lawyer is irrelevant for S. As a voter to make an informed decision whether to vote for R or not, thus the information S is seeking is irrelevant and there is not obligation to provide the same. That should be a C answer. मैंने इंफॉर्मेशन क्या दी इलेक्शन कमीशन को? मैंने मर्डर किया, मेरे 1 करोड़ रुपए एसेट है, मेरा इतना सब कुछ है, मैंने इंफॉर्मेशन दी इलेक्शन कमीशन को. उसके साथ मैंने जो भी डॉक्यूमेंट्स दी इलेक्शन कमीशन को, यू कैन आस्क सच डॉक्यूमेंट, सच इंफॉर्मेशन टू द फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन. बट मैंने एडवोकेट के साथ जो कम्युनिकेशन किया, डिफेंस क्या किया है, दैट इज इररिलेवेंट. Because that communication, that information is a private document, private conversation between two persons. So we are not eligible to give any information to the public because we are not a public, we are the private people. So your answer should be a C answer. See, you are giving, just think what information he is asking. Do not think that कि हाँ इलेक्शन कमीशन से मांग रहा है. अरे क्या मांग रहा है इंफॉर्मेशन? दैट इज इम्पोर्टेंट ना. एडवोकेट को मैंने जो कहा है वो इन्फॉर्मेशन में थोड़ी इलेक्शन कमीशन को दूंगा. क्या एडवोकेट को मैंने क्या कहा, क्या डिफेंस दिया है. इलेक्शन कमीशन क्या पूछता है? आपने मर्डर किया नहीं किया, आपके ऊपर कौन सी केस पेंडिंग है, बस. आपको ये नहीं पूछेंगे कि आपकी कौन सी केस थी, आपने क्या डिफेंस कोर्स किया. दैट इज माई पर्सनल ओपिनियन, दैट इज माई पर्सनल मैटर. सबको समझा? यस. चलो, तो मेक श्योर दैट बिफोर गिविंग द आंसर प्लीज रीड क्वेश्चंस केयरफुली एंड देन गिव अ आंसर. That would be a last question ना. अदरवाइज ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो देख लो, मैं सुसाइड करूंगा आपके सामने. लाइव सुसाइड होगा इलेक्शन के बाद. प्लीज रीड केयरफुली व्हाइल गिविंग एनी आंसर. और किसी का वीकनेस की अपनी रिस्ट्रिक्शन नहीं आ सकता. ठीक है, किसी की वीकनेस अपनी रिस्ट्रिक्शन नहीं बन सकती. चलो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करो. ये सॉल्व करने के बाद ध्यान दो, ध्यान दो. मैं पब्लिक ऑफिसर हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं पब्लिक ऑफिसर हूँ, ठीक है. मेरा रास्ता झाड़ना काम है, ठीक है. मैं पब्लिक ऑफिसर हूँ, मैं कर्मचारी हूँ पब्लिक, मैं रास्ता झाड़ दो. एक बात बताओ, गवर्नमेंट ने मुझे झाड़ू नहीं दिया तो क्या मैं झाड़ूंगा? नहीं झाड़ूंगा, ऑब्वियस बात है. क्या लोग रास्ते पे नहीं चलेंगे? इसका मतलब चलेंगे हमारे साथ. आप काम नहीं करोगे, आपके पास झाड़ू नहीं है, आपकी दिक्कत है, आपकी वीकनेस है, हम कैसे अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाले? आप आपका झाड़ना तो झाड़ लो, घर पे बैठो, हम तो रास्ते से जाएंगे. तो आपकी जो वीकनेस है ना, आपके पास झाड़ू नहीं है, गवर्नमेंट ने कहा झाड़ू नहीं दिया आपको, वो आपकी वीकनेस है. आपने नहीं झाड़ा तो हम नहीं जाएंगे रास्ते से. ये कौन सी बात है भाई साहब? आपकी वीकनेस के ऊपर हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं आ सकते. यस और नो? अभी सॉल्व करो 4th वाला. ऑल द बेस्ट, डू वेल. आई एम वेटिंग फॉर द पॉजिटिव फीडबैक. क्वेश्चन नंबर 4.
चलो क्या आंसर है? क्या है आंसर फोर्थ का? चलो तो ऋतुजा का आंसर ए है, प्रिया का आंसर ए है। लेट्स सी, अगर आप लोगों का आंसर अभी तक नहीं आया है, क्या करोगे आप लोग? इतना टाइम वगैरह इतना टाइम होता है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। Sugar. The Prohibition of Defamation Act provided that any articles to be published in any newspaper, a magazines or otherwise regarding any public official must first be submitted for approval before the board set up under the PDA. The board may thwart publication if it is of the opinion that the submitted article is of a defamatory nature. Rohan,
freelance journalist and challenge this law as a violative of freedom of speech and expression. ये क्या कहता है पता है क्या, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इसने ऑब्जेक्शन लिया भाई साहब गौर ने कि हमको कहीं जाके कोई भी न्यूज़ में देना है इन्फॉर्मेशन तो आपसे परमिशन लो। ऐसा क्यों? क्योंकि आर्टिकल 19 तो कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप बात कर सकते हो। तो हमेशा आपकी परमिशन लेना फिर आप दोगे, हमेशा परमिशन आप दोगे, ये तो हमारी लाइफ के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आ गए ना। इट इज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। भाई साहब इन केस अगर हमने कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट दे भी दिया तो उसके बाद आप रिस्ट्रिक्शंस डालो ना। बिफोर गिविंग एनी स्टेटमेंट हाउ कैन यू डिसाइड दैट इट इज अ बैड स्टेटमेंट, it is a defamatory statement? First we have to produce statement, then you can decide whether it is defamatory or it is good statement. If it is found that it is defamatory, then you can impose some restriction on it, that is valid restrictions. But before giving any statement you should get a permission from the board. It is invalid, it is void. Let's see what options you have. One win as a freedom of speech and expression cannot be restricted on the grounds of apprehension of defamation. Apprehension of defamation means it means that कि आपके दिमाग में ऐसा है कि आप ऐसे डेंजर होने ही वाला है, कुछ बैड होने ही वाला है। हाउ कैन यू से दैट कि आपका बैड होने ही वाला है स्टेटमेंट? माइट भी गुड भी हो सकता है। एप्रीहेंशन ऑफ डैमेज मतलब आपके दिमाग में ऐसा लगता है कि ऐसा होने वाला है। अरे ऐसा होने वाला है तो उसकी बेसिस पे आप अभी रिस्ट्रिक्शन डालोगे क्या? इट इज नॉट गुड ना। जब होगा तब डिसाइड किया जाएगा, ऐसा नो। तो इसका आंसर आना चाहिए ए। उसके साथ रीजन मेंशन किया, दैट इज गुड रीजन, बिकॉज एप्रीहेंशन ऑफ डिफेमेशन, एप्रीहेंशन का मतलब फ्यूचर में ऐसा होने वाला है। अगर होने वाला है तो अभी क्यों रिस्ट्रिक्शन, जब होगा तब रिस्ट्रिक्शन डालो ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर वाले कहते हैं कि तू फेल होने वाला है एग्जाम में, तो क्या मैं एग्जाम देना छोड़ दूं? मैं एग्जाम नहीं दूं? पहले मुझे एग्जाम तो देने दो ना, मुझे फेल तो होने दो, फिर आप बोलोगे कि आप फेल हो चुके हो। एक फेल भी नहीं हो, एग्जाम भी नहीं हुआ, आप बोलोगे फेल हो। आप कैसे रिस्ट्रिक्शन में ऊपर आ गए कि नहीं तू फेल होने वाला तो एग्जाम मत दे? अरे why are you imposing a restriction before giving any statement, before giving any exam? First I should give exam, then result will decide whether it is a pass or fail. If I found fail, then you can impose some restriction on it. After that you cannot give any statement. So answer should be A. Good Rutuja, Priya. Sure. So what I will do, I will share a PDF of this topic, that is concept 2. You have got the PDF as well. Yes. To solve this, I can share the answer sheet. After solving all the sheet, you can mention just me drop me a message on WhatsApp. Sir, please share the answer sheet so I can share the answer. ठीक है? You can solve these questions at your home. Remaining questions, that is 4. It is homework. If any case ऐसा होता है कि आपको दिक्कत आती है, found that आपको नहीं समझ रहा है, आपको कुछ ओपिनियन चाहिए, just drop me a message on WhatsApp so I can share all the doubts. Okay, because यहाँ पे गणपति का चल रहा है तो voice may be loud, so you are not able to understand. So all the remaining question you can solve at your home, and in case any doubts, any recommendation or any suggestion from my side, just drop me a message on WhatsApp. I'll give some recommendation to you or some voice message to you. Okay? Okay, Kunal, Aishwarya, Alpita, Ayushi, Priya. सबको समझा? Whatever I said. Okay, Yes, sir. आ चुका है. Yes, okay, Aishwarya, Alpita, Ayushi, Kunal. Yes, sir. Okay, I thought सब लोग सो गए. Okay, so solve करना one questions and उसके answers बनाना. फिर I will share the PDF answer sheet with explanation so you can get the idea. Okay. Sure. So thank you so much for your participation. Definitely you will get the good knowledge today. So how is it as compared to last lecture? Is it good?
whatever I present on the screen as compared to last, because last टाइम में सिर्फ आपको दिखता था, बाकी कुछ स्क्रीन नहीं दिखती थी ना, हमें क्या लिखता था, क्या मैं नोट करता था वो नहीं दिखता था, ओनली मैं विजिबल था। तो अभी आपकी मेरे साइड बाई साइड मेरी स्क्रीन भी दिखती है, मैं जो लिखता हूँ सब कुछ लिख भी सकता हूँ, आपको साइड बाई साइड आप यहाँ पे मैं भी दिखता हूँ। तो इट इज़ गुड एज कम्पेयर टू अर्लियर लेक्चर्स। एम आई राइट? Yes, sir. सो मैं बोला था, आपको प्रॉमिस किया था कि मैं करूँगा आपके लिए, बिकॉज रिसेंटली आई परचेज द iPad फॉर यू, यस 50,000 बिकॉज ऑफ माई स्टूडेंट। कि स्टूडेंट को डेफिनेटली गुड व्यू होना चाहिए, दे गुड गुड रिस्पॉन्स, दे गुड नॉलेज फ्रॉम मी। सो मैं कह सकता कि साइड बाई साइड में प्रेजेंटेशन कर पाऊँ और साइड बाई साइड में भी देखूँ, दोनों एट द सेम टाइम हो कि आपको सब कुछ दिख जाए। दैट इज़ माई इंटेंशन। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, गणपति बप्पा मोरया, बाय, टेक केयर, Bye, sir. बाय।